चलो अब तक जो पढ़ा है पहले उसको फटाफट मैं बोलता हूँ एक बार, है ना, बिना नोट्स के देखना कि आप भी रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें लिखाए थे मैंने 4 पॉइंट्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के नाम से भी जाना जाता है। उसमें फिर हमने लिखाई थी कुछ प्रॉपर्टीज, मेन मेन प्रॉपर्टीज है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है, कैथोड रेस का ई अपॉन एम रेशियो कांस्टेंट रहता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। फिर इसके बाद बताया था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन में फर्क है, कैथोड का माइनस है और उनका क्या है पॉजिटिव। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस में ही हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन तब बनेगा जब हम कौन सी गैस फिल करेंगे, हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा कोई दूसरी गैस फिल करोगे तो वहां पर प्रोटॉन तो नहीं बनेगा, कोई दूसरा पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसके मिलने से एक नई एनोड रेस बनेगी। एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसका ई अपॉन एम रेशियो जो होगा वो गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। गैस बदलते जाओगे मास बदलता जाएगा, ई अपॉन एम बदलता जाएगा। गैस बदलोगे चार्ज बदलता जाएगा, ई जो है ई अपॉन एम रेशियो भी हमारा बदलता जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद पढ़ा था हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इसमें हमने किस पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई थी, किसकी शीट पर, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग बेरिलियम की थिन शीट पर कराई थी, जिससे हमें दो तरीके के पार्टिकल मिले थे। एक तो हमारा कार्बन वेल नोन पहले से ही पता है, एक अननोन पार्टिकल मिला था जिस पर चार्ज कैसा है जीरो। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट नहीं होगा, ऐसे पता चला, तो इसका नाम क्या रखा गया फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर तीनों पार्टिकल के मास, तीनों पार्टिकल पे चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, अल्फा पार्टिकल का मास, ये सब हमने देखा। तो इसके बाद हमने स्पेसिफिक चार्ज को देखा, स्पेसिफिक चार्ज वगैरह क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स देते वक्त चार प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी। पहली प्रॉब्लम थी एटम स्टेबल क्यों होते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज है जो ताकि एटम को स्टेबिलिटी मिल रही है। दूसरा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर एटम की अलग अलग क्यों होती है। तीसरा, एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं। और फोर्थ, एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों निकालते हैं और क्यों एब्जॉर्ब करते हैं। इन चारों बात का जवाब देने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए हैं, जिसमें कि पहला कौन सा है जो 9th क्लास में पढ़ा था, जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, जैसे वाटरमेलन होता है बिल्कुल इस तरीके से मॉडल दिया था। जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो सीड्स एम्बेडेड है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना पढ़ लिया था, इतना ही तो पढ़ा था ना। हाँ, एक्सरे पढ़ा था और एक रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, रोंजन ने, है ना। डिस्कवरी कैसे की थी, कौन सी रेस को किस पर गिराया जाए ताकि एक्सरे प्रोड्यूस हो। कैथोड रेस को किस पर गिराया जाए, एनी मेटल या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, हैवी मेटल। ऐसे मेटल जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है उनको हैवी मेटल्स माना जाता है। उन पर कैथोड रेस गिराओगे तो आपको एक्सरे मिल जाएंगी। क्योंकि उस वक्त इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी, इसलिए रोंजन ने इनका नाम एक्सरे रख दिया था। एक्स मतलब जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, बाकी अब हमें इनके बारे में प्रॉपर्टी पता है कि बहुत हाईली एनर्जेटिक होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं ये, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होती। फिर इसके बाद आया था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी बैकरल ने। ठीक है, कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जैसे कि पोलोनियम, वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म होते रहते हैं और अपने अंदर से कौन कौन सी रेस निकालते हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। दो रेस ऐसी हैं जो पार्टिकल से मिलकर बनती हैं और एक रेस ऐसी है जिसको पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी है, वो प्योरली वेव के फॉर्म में रहती है। कौन है वो, गामा। अल्फा बीटा गामा में किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, गामा। गामा की पेनिट्रेशन पावर अल्फा की कितने टाइम्स है, 10,000 या 1,000, तो भैया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1000। और बीटा की पावर कितनी है, 100 टाइम्स ऑफ अल्फा। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह तो आप सब पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, ये पता है सब। मास नंबर पता है, बताओ मास नंबर किस किस का फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन,
अगर मैं इस टाइप की क्वेश्चन आपको दूं, एनसीईआरटी में है आपके, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे या मुझे बताने की जरूरत है? हो जाएंगे। इसमें ही निकालना कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, निकालना। तो क्यों ना कुछ अच्छे क्वेश्चन कर ले। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। 2.3 अपने आप से करना है ना। फिर इसके बाद हमारे पास है 2.4, ये भी अपने आप से करना। हम क्वेश्चन करेंगे, ये भी सिंपल है, ये वाला भी हो जाएगा। यहां से हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज का 2.42 क्वेश्चन है। पहले आप ट्राई करेंगे इसको, फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, वही 9th-10th की है, और जो सर ने भी पढ़ा दिया होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके बारे में। पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। नोटबुक में लिखेंगे एक्सरसाइज 2.42, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, आपकी बुक में है, सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। पहले आप करो फिर हम करेंगे इसको। देखते हैं कौन करके बताता है, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। चलो देखते हैं कौन करके बताएगा। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पता ही होता है सबको। एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चन मैं क्लास में ही करा दूंगा, सिर्फ वो छोड़ूंगा जो आसान होंगे, वो आपको खुद करने होंगे। सारे मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही बता दूंगा। बताओ भाई। क्या आएगा इसका आंसर? क्या मैं करूं इस क्वेश्चन को? तो फिर नेक्स्ट आप करके बताना, एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा। कर लो, जो कर सकता है पहले वो करके बताए, फिर मैं कर दूंगा इसको। कितना? बताओ बताओ। क्या निकाला है तुमने? मैं क्या चीज फाइंड की है? 70.6। सिंबल कब आएगा? जब हमारे पास क्या निकल के आ जाए? एटॉमिक नंबर। तो इसमें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, फिर तो सिंबल आ ही जाएगा। इसमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना आपको। कितना आएगा? 26। चलो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, नेक्स्ट फिर आप करके बताना, वो भी इसी के जैसा होगा। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 81। तो कोई एलिमेंट मान लेते हैं ए, इसका मास नंबर 81 मान लेते हैं। 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर मान लेते हैं इसका एक्स। अगर किसी तरीके से एक्स आए तो मुझे सिंबल पता चल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से तो पता लगा सकता हूं ना क्या सिंबल है। नहीं पता चला? 8 एटॉमिक नंबर है तो सिंबल क्या है? ऑक्सीजन। 7 है तो क्या है? नाइट्रोजन। पता तो चल गया। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन कितने जाते हैं? 31.7। किससे जाते हैं? प्रोटॉन। तो पहले आप ये बताएं कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मा भाई, मास नंबर क्या होता है?
मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर है 81, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हमारे x, तो बताना न्यूट्रॉन कितने आएंगे 81 माइनस एक्स, तो न्यूट्रॉन आ गए 81 माइनस एक्स। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा हमारा प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। कंटेन्स मोर, कौन ज्यादा है न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कितने हैं 81 माइनस एक्स, किससे ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 31.7%। तो प्रोटॉन हमारे कितने एक्स, कितना ज्यादा है एक्स का 31.7%। ये बना दी हमने इक्वेशन कि अगर प्रोटॉन में 31.7% प्रोटॉन और ऐड कर दिए जाए तो किसके बराबर हो जाएंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन इतने ज्यादा है ना। बस इस इक्वेशन को सोल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स इंटू परसेंटेज हटाओगे तो क्या आता है बोलो 100 आता है। बस इसको सॉल्व करना है आपको, 81 माइनस एक्स, एक्स को मना गया, यहाँ पे बचता है 1 प्लस 100 को डिवाइड करोगे 0.317, तो यहाँ जाएगा 81 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1.317। 81 इज इक्वल्स टू एक्स इधर पहुंच गया तो कितना जाएगा 2.317 एक्स, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 81 अपॉन 2.317, इसको डिवाइड करो अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर 35। तो सिंबल एटॉमिक नंबर क्या आ गया 35। 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है ब्रोमीन, किसका होता है ब्रोमीन। तो फाइनल सिंबल जो निकल के आया क्या आया ब्रोमीन 35 81। सिंबल आपको धीरे धीरे याद होंगे, मतलब अभी आप पीरियोडिक टेबल चलेगा सर पढ़ाएंगे उसमें आपको सिंबल धीरे धीरे याद होंगे, पीरियोडिक टेबल भी पूरी याद हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। हाँ डेसिमल में कहा आएगा, नहीं अप्रोक्सीमेट 35 आएगा देखो, तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा ना यहाँ, जो नियरेस्ट भाई एटॉमिक नंबर एक होल नंबर होता है, तो जो नियरेस्ट नंबर निकल के आएगा वो लिख देंगे। तो देखो नियरेस्ट नंबर आंसर आ रहा होगा 35.045 करके, तो इसके पास नियरेस्ट इंटीजर कौन है 35, उसको लिख देंगे। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक होल नंबर होता है, ये डेसिमल में नहीं होता। तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उसको लेकर आंसर करेंगे, जिससे नहीं हुआ वो सॉल्यूशन नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना। आंसर लिखेंगे सबसे ऊपर जो लिखा मैंने 35 BR 81, ये है फाइनल आंसर हमारा। हाँ जी ये सिंबल पूछ रहा था वो, बताओ बताओ। ठीक है 81, तो ये भी तो सेम ही बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तुमसे, सेम ही करा तुमने, मैंने एक्स इधर लिख दिया, बात तो सेम ही है। हाँ जी इसको हटा दूं क्या, कर लो इसको सोल्व। ये भी ठीक है, तो इधर आगे वो सेम ही तो बात है। हाँ बताओ। इक्वेशन को वो ऊपर क्या लिखा है, न्यूट्रॉन कितने ज्यादा है प्रोटॉन से 31.7%। कौन ज्यादा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो पहले से ही ज्यादा है, तो अगर मुझे इक्वल टू रखना है तो किस में ऐड करना पड़ेगा प्रोटॉन में ऐड करना पड़ेगा ना 37.7%, 31.7%, इसलिए करा। नेक्स्ट हटा दो उसको, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन करके बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है
2.43 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.43 सब आपकी बुक में मिलेंगे क्वेश्चन। ये करके बताओ आप। हाँ ये आया ना। आयन तो जानते हैं, आयन क्या होते हैं, है ना, बस करो तो। करो सॉल्व। चार्ज मतलब -1 है इस पे। चार्ज जो है। हाँ बताओ जी क्या आएगा। कुल मिला के एटॉमिक नंबर फाइंड करना है सब में। एटॉमिक नंबर बता दो, सिंबल तो फिर आ ही जाएगा। है सही बनाइए इक्वेशन। हाँ वो लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन में। हाँ हाँ। हम्म 19। 19 तो गलत है। गलत क्या तुमने। एटॉमिक नंबर चार्ज से कोई इफेक्ट थोड़ी होता है एटॉमिक नंबर पे, होता है। एटॉमिक नंबर तो नहीं बदलता, वो इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदलेगा। क्या बदलता है। नहीं, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, कितने ही उस पे आयन आए, कितना ही प्लस आए, कितना ही माइनस आए। बताओ कितना आएगा। 12। अच्छा ठीक। हाँ जी बताएं और कोई। कितना आ रहा है एटॉमिक नंबर, फिर तो सिंबल आ ही जाएगा, एटॉमिक नंबर आ गया तो। 18 एटॉमिक नंबर। चलो एक सिंबल है हमारे पास ए, मास नंबर किसका है, कितना है 37। एटॉमिक नंबर एक्स, चार्ज कितना है -1। ये सिंबल मान लिया हमने, हमें एक्स निकालना है, आंसर आ जाएगा। एक्स क्या हमने एटॉमिक नंबर माना है। कंडीशन किस किस पर दी है, कंडीशन दी है एक तो न्यूट्रॉन्स पर और इलेक्ट्रॉन्स पर, ये दोनों फाइंड कर लो। बताओ यहां से न्यूट्रॉन्स कितना आएंगे 37 माइनस एक्स, यहां से इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आएंगे, एक्स ही आएंगे या x+1 आएंगे। एक ऐड हो गया ना इलेक्ट्रॉन, तो x+1। कंडीशन क्या दी है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कंडीशन दी है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कि भाई न्यूट्रॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है 11.1% ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन वाली वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये जो परसेंटेज है किस साइड ऐड की जाए ताकि दोनों बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन साइड के ऐड होगा। तो न्यूट्रॉन कितने हैं 37.x बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं x+1, कितने ज्यादा हैं x+1 का कितना परसेंट ज्यादा है 11.1% ज्यादा। इक्वेशन बन गई, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व। 37 माइनस एक्स, x+1 कॉमन ले लो, 1 प्लस इसको क्या लिखोगे 11.1/100, 0.111 आ जाएगा। तो कितना आएगा 37 माइनस एक्स, x+1
कितना आ जाएगा 1.111 मल्टीप्लाई करो 37 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.11 एक्स प्लस 1.111 एक्स को इधर ले जाओ, इसको इधर पहुंचा दो 37 माइनस 1.11 इज इक्वल्स टू इसको इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा 2.11 एक्स। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें से माइनस करो 37.1.11 अपॉन 2.111 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ये 17। एटॉमिक नंबर आ गया 17। बताओ सिंबल क्या हुआ 17 क्लोरीन 37 माइनस 1 राइट आंसर। हाँ जी बताओ। डेसिमल, ये तुमने गलत सॉल्व किया है ना, यहां भी तो x प्लस वन आएगा, इसको क्यों हटा दिया। प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करी गई। तो इसमें क्यों लगा रहे हो, मैंने मास नंबर इज इक्वल टू n प्लस पी कहां लगाया, मैंने तो कंडीशन अप्लाई की है। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसा करो, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो कह ही नहीं रहा इसमें, वो तो कंडीशन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे बता रहा है। मैंने कहीं बताया है, मैंने तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लेके जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दी। जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ, ना कि ये लिखो m इज इक्वल टू n प्लस पी। भैया जो क्वेश्चन में बोला है ना उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ। ये तुम प्रोटॉन क्यों ले लिया, प्रोटॉन के बाद तो कुछ बोला ही नहीं है, तुमने प्रोटॉन ले रखा है ना, क्योंकि कंडीशन इलेक्ट्रॉन पे दी है और न्यूट्रॉन पे दी है। किसके, अब तुम ये बताओ तुमने न्यूट्रॉन x प्लस वन क्यों लिखा है, ये क्या बात हुई, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा क्या, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, वो कैसे बढ़ जाएगा। तो तुमने एक तो ये मिस्टेक रखी है ना, तो ये गलत है तुम्हारा। ये क्या क्या बनाया तुमने, ये है मास नंबर और ये, हाँ क्या क्या है ये, कौन कौन से पार्टिकल, हाँ ये मास नंबर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन कहाँ है यहाँ पे, क्या क्या प्रोटॉन और कब, तो ये एटम तो नहीं है। हाँ तो इतना प्रोसेस क्यों कर रहे हो, ये सिंपल इक्वेशन बनाने में क्या दिक्कत है भाई, इतना प्रोसेस क्यों लगा रहे हो, सिंपल इक्वेशन बनाओ, जिस जिस पर कंडीशन दी है वो अप्लाई करो, आंसर। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का समेशन जो है मास नंबर होगा, फिर यहाँ कंडीशन इलेक्ट्रॉन पे दी है, फिर वहां से उसको चेंज करोगे। भैया क्वेश्चन में जो बोला है अप्लाई किया, आंसर, जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दी मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक एक का भी आंसर आपने नहीं किया है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसका आंसर कौन करता है। एक का भी आंसर किसी ने नहीं दिया है, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सही आंसर किसी ने नहीं दिया। या ऐसे क्वेश्चन करा दूं कि कैलकुलेट न्यूट्रॉन, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, वो तो कर ही लोगे, इसलिए नहीं कराए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब करके दिखाना होगा आप सबको, जनता जवाब चाहती है, आपसे जवाब चाहती है जनता। चलो ये करके दिखाना होगा सबको। जैसे मैंने बताया है बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना, जो आप सोच रहे हो ऐसे मत करो, तो गड़बड़ होने के चांस है। जो मैं बता रहा हूं वो मोस्ट इजी वे है,
उससे करो आराम से, सिंपल हो जाएगा। अगेन एटॉमिक नंबर निकालना है, सिंबल आ ही जाएगा। ये भैया हैट्रिक चांस है, हैट्रिक नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना। है जी, एटॉमिक नंबर बताओ कितना आया है। जैसे पहले में आंसर 35 आया, दूसरे में आंसर 17 आया, इसमें क्या आएगा एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल तो आ ही जाएगा। ठीक है, कितना कितना निकाला है, गलत है, 25 तो नहीं आएगा, गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तुम देखो फिर वैसी कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया ऐसे करके देखो, तुम अभी भी अपने हिसाब से कर दोगी। हाँ, आयरन का 25, 24 का होता है आयरन का, आयरन का 24 तो नहीं होता। बताओ क्या आंसर आया, कितना आ रहा है, 26 राइट आंसर, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट ने दिया आंसर, बाकी बताएं। ठीक है, राइट, राइट आंसर है। चलो इसको देखो, सिंबल मानते हैं ए, मास नंबर कितना दिया हुआ है 56, चार्ज कितना दिया हुआ है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +3, और एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर आ जाए तो हमारा सिंबल आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, उस उन्हीं पार्टिकल्स पर इक्वेशन लगानी है, ये मत लगाओ मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, भैया पहले देख लो कंडीशन किस पे, उन्हीं पे लगाओ सिर्फ। किस किस पे कंडीशन है, एक तो न्यूट्रॉन पर और एक इलेक्ट्रॉन्स पर, तो पहले तो इसमें न्यूट्रॉन फाइंड कर लो, कितने होंगे 56 माइनस एक्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे x+3 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, x-3 प्लस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, x-3। अब कंडीशन देखो किस पे दी है, न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन पर, कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, कितने ज्यादा है लिखा है 30.4%, किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से। तो इक्वेशन बनाओ, न्यूट्रॉन 56 माइनस एक्स, इलेक्ट्रॉन x-3, और x-3 का कितने परसेंट ज्यादा है 30.4%, मतलब डिवाइड बाय 100,
इक्वेशन बन चुकी है, x आ जाएगा यहां से। सॉल्व करो। 56 माइनस x माइनस 3 कॉमन, 1 प्लस 0.304, 56 माइनस x माइनस 3, 1.304, मल्टीप्लाई करो। 56 माइनस x, 1.304x माइनस 3 इंटू 1.304, x को इधर लेके आओ और इसको उधर पहुंचाओ। 3 इंटू 1.304, x को इधर लेके आओ, 2.304x, x इज इक्वल्स टू 56 प्लस 3 इंटू 1.304 डिवाइड बाय 2.304, इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट आएगा 26। सिंबल बना FE 26, 56 प्लस 3 आंसर। ठीक है, क्या? अब मैं बता तो रहा हूं आपको, पूरी पीरियड टेबल याद कराई जाएगी। 20 छोड़ो, पूरी, मैं तो पूरी बोल रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी, है ना, वो धीरे धीरे याद होगी। हाँ जी, चलो यहां पे हटा दो इसको। चलो अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। ये हेड डालो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आएगा रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड ने क्या कराया था, एक एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सेटअप। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सेटअप। अभी डायग्राम बाद में बनाना, पहले हिंट देखो। यहाँ पे डायग्राम ये दोनों सेम ही है, ऐसा भी बना सकते हैं, ये वाला बना लेंगे, ये वाला ज्यादा ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला बना हुआ है। हाँ जी, देखो क्या क्या करेंगे इसमें। एक तो आपको लेना है अल्फा पार्टिकल का सोर्स। अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पोलोनियम होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनमें क्या क्या निकलती हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है, He, सिर्फ He, ये अल्फा पार्टिकल +2, ये है अल्फा पार्टिकल +2, सिर्फ He तो हीलियम का आइटम हो जाएगा। फिर एक लेनी है लेड प्लेट, इसमें एक हल्का सा होल कर देना है। लेड प्लेट क्या करेगी, बाकी अल्फा रेस को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, जहां पर होल है उसी को आगे बढ़ने देगी। फिर यहां पर एक सर्कुलर प्लेट लगा रखी है, जिसको बोलते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट। इस पे हमने एक कोटिंग वगैरह कर रखी है, ZNS की कोटिंग इसलिए कर रखी है कि जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएंगे तो लाइटिंग क्रिएट होगी, हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहां पे आके टकरा रहे हैं। फिर एक क्या लिया इस पे, गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल ले लिए यहां पे। जब ये एक्सपेरिमेंट कराया रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो पॉइंट है स्पॉट के, वो बिल्कुल सामने की साइड मिलते हैं। यहां पे मैक्सिमम जो है, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं और यहां पे आके टकरा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल है, कुछ एंगल पर कुछ स्पॉट कुछ एंगल पर मिल रहे हैं, ये कुछ एंगल पर, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि भाई एक आधा पार्टिकल ऐसा भी है कि जैसे गया वैसे ही वापस आ गया 180 से, यहां भी कोटिंग कर देगा, यहां भी बदल जाएगा कि आ गया।
तो इस तरीके से जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कराया तो तीन ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। पहला ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से वापस मुड़ जाते हैं। अगर मैं पूछूं 180 कितने जाते हैं, तो 1 in 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो जिस पाथ से जाता है 180 से रिपल्शन करके वापस आ जाता है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये कौन सा एटम लिया हमने, गोल्ड। अगर गोल्ड को हटाकर कोई ऐसा मेटल ले लूं जिसका एटॉमिक नंबर गोल्ड से भी ज्यादा है, जैसे कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। अगर मैं 79 से ज्यादा वाला कोई एटम ले लूं तो डिफ्लेक्शन या डेविएशन जो रिपल्स ये दिख रहा है वो फिर और ज्यादा दिखने लग जाता है। भाई ये रिपल्शन ही तो है। कैसे है रिपल्शन, अभी हम यहां पे समझेंगे। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कराया, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखे, चार ऑब्जर्वेशन। पहला, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का सीधे निकल जाना, कुछ अल्फा पार्टिकल का स्मॉल एंगल से डेविएट होना, कुछ अल्फा पार्टिकल का 180 डिग्री से वापस हो जाना, मींस 1 in 20,000। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएं वैसे वैसे इन डिफ्लेक्शन और डेविएशन की क्वांटिटी का बढ़ जाना। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी। इन ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद अब देंगे वो कुछ एक्सप्लेनेशन। अब यहां कई सारे क्वेश्चन उठेंगे कि भाई गोल्ड का ही क्यों लिया है, इतने सारे आइटम है उनका क्यों नहीं लिया। तो एक रीजन तो ये है कि गोल्ड की मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी सुना होगा 9th 10th में, क्या होती है। एक तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है, सिल्वर की भी ठीक ठाक होती है, गोल्ड की और अच्छी होती है। इसलिए आपने स्वीट्स पे देखा होगा सिल्वर गोल्ड की फॉइल देखी होगी आपने, ज्यादातर आपको सिल्वर की दिखाई देती है, गोल्ड की फॉइल भी होती है, स्वीट्स पर लगी रहती है, ठीक है। या आयरन की देखी है, बताओ किसकी रहती है, स्वीट्स के ऊपर किसकी फॉइल देखी है, आयरन की, या तो सिल्वर की देखी होगी या गोल्ड की। गोल्ड की भी होती है, एल्यूमिनियम की नहीं होती, वो उसे खाते थोड़ी है। तो एल्यूमिनियम तो थोड़ा उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी गोल्ड की बहुत थिन शीट बनाई जा सकती है। थिन शीट बनाने से फायदा क्या होगा, थिन शीट बनाने से फायदा ये होगा कि बहुत कम एटम आ सकते हैं एक पतली सी शीट में। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम करा रहे हैं तो हमें कम एटम चाहिए, एक एटम मिल जाए तो और अच्छा, ऑब्जर्वेशन उतना ही ठीक होगा, एक्सपेरिमेंट उतना ही अच्छा होगा। क्यों होगा वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये डायग्राम बनाओ और ऑब्जर्वेशन लिखो सिर्फ, फिर उसके बाद इस डायग्राम के बारे में थोड़ा कुछ और समझेंगे और फिर इसका लिखेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सप्लेनेशन, उन ऑब्जर्वेशन के क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए रदरफोर्ड ने। तो पहले ये डायग्राम बनाओ फटाफट।
बना लिया डायग्राम ये? लिखो इसमें। हैं? तो भी ऐसी हो जाएगा, हाँ। थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो क्या फर्क आएगा मैं बताऊंगा अभी। एल्यूमिनियम का लगाएंगे तो भी ऐसी होगा, लेकिन कुछ फर्क दिखेगा हमें, डिफरेंस दिखेगा कुछ। लिखो, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स are projected towards a very thin gold foil, a very thin gold foil, ब्रैकेट में लिखना टारगेट मेटल, इसको टारगेट मेटल भी बोलेंगे जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट मेटल। and then paths of alpha particle, and then paths of alpha particles are traced by flashes produce on the photographic plate, अब देखो यहां गोल्ड फॉइल में क्या हो रहा है, इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं, है ना, इसके बाद वो डायग्राम बना लेना। गोल्ड फॉइल को अगर हम जूम करके देखें, ये बना दी हमने गोल्ड फॉइल, और इसमें कुछ एटम होंगे, ये बना दी हमने एटम, 4-5 एटम बना दी। सेंटर पे क्या होता है बताओ? सेंटर पे बना दिया हमने न्यूक्लियस। तो इसमें हम देख रहे हैं इनके ऊपर क्या भेज रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल देख रहे हैं। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं बिना डिफ्लेक्शन के, ये देखा गया ऑब्जर्वेशन में। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, ठीक है। चलो, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत कम एंगल से डेविएट होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत कम एंगल से डेविएट हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल 180 से वापस होते हैं, 180 डिग्री से बैक हो जाते हैं, बैक्ड बाय 180 डिग्री एंगल। तो ये चल रहा है गोल्ड फॉइल के अंदर। ये जो हम भेज रहे हैं ये क्या है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं हम, है ना। और ये क्या हमारी गोल्ड फॉइल, ये हमने वही डायग्राम को थोड़ा जूम करके बनाया है, तो कुछ ऐसे चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये बनाओ डायग्राम।
फिर लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं, और ये एंगल बताओ 90 से कम है या 90 से ज्यादा है? 90 से कम। न्यूक्लियस के जितना पास से होकर गुजरेंगे उतना इन्हें रिपल्शन लग रहा है, डेविएशन हो रहा है। वो अभी देखेंगे एक्सप्लेनेशन में ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इसको हटा दूं। देखो कुछ ऐसे चल रहा है हमारा ये। देखो ये हमारी गोल्ड फॉइल है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आपको बिल्कुल सीधे जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। ये तो मॉडल बनाए गए हैं, जे थॉमसन का मॉडल क्या था, इसमें आगे दिखाएगा वो एक्सपेरिमेंट। ये प्लम पुडिंग मॉडल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। आगे से करते हैं इसको। यहां से देखो, ये कराया था रदरफोर्ड ने, कराया था एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स गोल्ड फॉइल दिख रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट दिख रही है। देखो अल्फा पार्टिकल यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इधर उधर साइड में भी एक अल्फा पार्टिकल वापस 180 डिग्री के एंगल से वापस जाता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को अभी और दिखेंगे। एक ये हमारे पास लेड बॉक्स है, एक हल्का सा होल कर दिया है, जहां से क्या निकलेंगी, हमारी अल्फा रेज निकलेंगी। अल्फा रेज किससे मिलकर बनती है? अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनती है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, मतलब सिंबल क्या होगा? He+2। हीलियम एटम का न्यूक्लियस ही क्या कहलाता है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन देखने को मिलते हैं और 2 न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाते हैं हीलियम एटम से, तो हमें अल्फा पार्टिकल मिल जाता है। चार्ज इसका क्या होता है? 4 यूनिट होता है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। गोल्ड फॉइल लेंगे, थिन शीट गोल्ड की, है ना। और इतनी थिन शीट लेंगे कि इसमें काफी 4-5 एटम आ जाएं, 6-7 एटम भी आ सकते हैं। एटम कम से कम करेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट के बिल्कुल सेंटर पे इसको रख देंगे। फोटोग्राफिक प्लेट चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में है, वो हमारा अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। लेड प्लेट रख देंगे ताकि उधर उधर अल्फा पार्टिकल ना जाए, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे जाए। तो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे हम भेजेंगे गोल्ड फॉइल की तरफ, और यहां से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे बिना डिफ्लेक्शन के। ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे स्मॉल एंगल से डेविएट होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे कि 180 डिग्री के एंगल से क्या हो जाएंगे? वापस हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें तो एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट होते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से आपको वापस जाते हुए दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे डॉट आएगा, वो दिखाएगा कि 180 डिग्री के एंगल से जा रहा है। कितने? 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो जैसे जाता है वैसे ही आ जाता, वैसे ही बैक हो जाता है ना। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट, यही हमने बनाया है, एनसीईआरटी में यही गिवन है। अब इसको एक्सप्लेन करना है, मैं ये जो सारी चीजें हो रही है ना, इसको एक्सप्लेन करना है। ऑब्जर्वेशन अभी मैं लिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है हमारे 180 डिग्री के एंगल से डेविएट हो रहे हैं।
नंबर ऑफ मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर डेविएशन बढ़ता जा रहा है ना। तो पहले ऑब्जर्वेशन लिखो, फिर इनका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो लिखो ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन लिखो। और उसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखो पॉइंट 1 बनाकर, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास straight, most alpha particle pass straight through the foil without any deflection, without any deflection. Second observation, few alpha particle are deflected by small angles, ब्रैकेट में लिखना लेस देन 90 डिग्री, स्मॉल एंगल्स ब्रैकेट में लिखना लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना 1 in nearly 20,000, 1 in nearly 20,000, 20,000 में से एक, got deflected by almost 180 degree, got deflected by almost 180 degree. And fourth observation, point number 4, angle of deflection increases, angle of deflection increases with increase in angle of deflection increases with increase in atomic number of target metal, atomic number of target metal। अब इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। सभी स्टूडेंट को चलना है स्कूल ऑडिटोरियम में, है ना।